BJP spokesperson tomorrow, we'll certainly ask him that what you have done is you have succeeded in uniting the India Alliance. India Alliance को आपने एकत्रित कर दिया है. Let's ask Mr. हनुमंत पवार. हनुमंत पवार साहब शायद हमारे साथ हैं इस वक्त. हनुमंत पवार साहब नमस्कार. राम राम. नमस्कार. जय सिया राम. राम राम. बट पवार साहब पहले भी बोलते थे राम राम. हमेशा हमेशा बोलते रहे, कोई नई बात नहीं साहब. क्या है राम राम किसी की कोई पेटेंटेड कोई जागीर नहीं है. राम राम भारत का बहुत पुराना ग्रीटिंग है. सब क्या बात करते हो, पिछले 10,000 12,000 साल से लोग एक दूसरे को राम राम बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. हनुमंत पवार साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सस्पेंशन हुई है एमपीज की, आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. आपके लिए तो एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया आपको सरकार ने, मुझको ऐसा लगता है. बताएं. नहीं, ये अपोजिशन को इससे क्या मिलेगा या इंडिया अलायंस को क्या मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को क्या इसका फर्क पड़ सकता है, ये बातें थोड़ी देर बाजू में रखो जी. हमें ये सोचना अब जरूरी हो गया है कि इस देश की जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, उसको क्या मिल रहा है इससे. 141 एमपीज को अगर आप 145 नाउ 145 हो गए. 145 अगर 2-3 दिन में आप 145 एमपीज को अगर बाहर का रास्ता दिखाते हो तो ये हमारी डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा हमला है. ये अब सोचने वाली बात हो गई कि हमारी डेमोक्रेसी का क्या होगा. क्या सच में मोदी साहब को और उनके गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी चाहिए? क्या 2024 को भी चुनाव लेने जा रहे हैं या फिर संसद में ये भी बैठ के अब आगे के 5 साल इनके जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने तो बता दिया 2050 साल तक बीजेपी ही राज करने वाली है. तो मुझे तो डर लग रहा है कि भाई ये कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का छोड़ दो, इस डेमोक्रेसी यहां ये रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये बुनियादी सवाल जो बहुत डरावना है मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, नौजवानों के लिए, ये इस सस्पेंशन के मद्देनजर सामने आना चाहिए. इसके ऊपर हम बात रख रहे हैं. कांग्रेस पार्टी, हमारे कितने सांसद को इन्होंने बाहर रास्ता दिखा दिया, ये हम नहीं सोचते. हम सोचते हैं कि 145 लोगों को जिन्होंने अंदर भेजा है वोटिंग करके, उन लोगों का सीधे तौर पे ये अपमान है, मान खंडना है. इनके ऊपर ये तानाशाही मोदी साहब और जगदीप धनखड़ साहब और ये ओम बिरला साहब लाद रहे हैं. ये हमें तानाशाही की तरफ लेके जाने का सबसे बड़ा इनका प्रयास ये 3 दिनों में हमने देखा है. इस नजरिए से हम इसको देखते हैं. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब ने मोदी जी के वो एक वर्ड सेंटेंस को बार बार दोहरा रहे कि जब मोदी साहब ने कहा कि आलोचना आलोचना जीवंत लोकतंत्र का आभूषण है, तो ये आज खड़गे साहब बोल रहे हैं कि आपने ये दिखा दिया, आपने 145 एमपीज को सस्पेंड नहीं किया, आपने लोकतंत्र को सस्पेंड किया, लोकतंत्र को सस्पेंड किया. खड़गे साहब का कहना है, राहुल गांधी जी का कहना है. और आगे जाके वो बोलते मोदी जी का गारंटी यही है कि मोदी जी कभी इंटरव्यू नहीं देंगे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेंगे और कभी पार्लियामेंट में जवाब नहीं देंगे. आप पार्लियामेंट में जवाब चाहते हो मोदी साहब के? पवार साहब जी, मैं थोड़ा इतिहास में आपको लेके जाने की मेरी मंशा है. बोलिए सर. 1964 में जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब की तबीयत खराब रहती थी, तभी भी वो संसद में आके बैठते थे और पूरा कोरम की घंटी बजने से पहले हर दिन जब सेशन रहता था तो नेहरू जी आके बैठते थे. जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी तभी भी सेशन चालू था तो आके बैठते थे. ये कांग्रेस पर्सन बोल के मैं नहीं बोल रहा, ये A.K. गोपालन, उस वक्त के अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर A.K. गोपालन साहब ने लिख के भेजा है, लिख के रखा है. तो अगर 1964 में जब हमारे भी 350-351 हमारे भी सांसद चुन के आते थे, हम भी इनसे ज्यादा बहुमत में थे, तभी भी नेहरू साहब तबीयत खराब होने के बाद भी आके बैठते थे. कोरम की घंटी बजने से पहले दूसरे सांसद आके बैठे, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर आके बैठते थे. वहां से लेकर आज तक ये जो अमृतकाल की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मोदी साहब जिस आलोचना की बात करते हैं
वो अक्सर सिर्फ भाषण देने के लिए ही उनके लिए मायने रखता है। ये जब संसद में चले जा रहे थे तो उन्होंने माथा टेका था। हमारे गांव में तो अगर कोई बकरा काटना है तो उसके ऊपर भी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाद में उसको काटते हैं। तो हमें लग रहा है कि संसद में अगर आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो तो आप किस डेमोक्रेसी की और किस आलोचना की बात कर रहे हो? अक्षय कुमार आपको सवाल पूछेगा, यही आपकी अब मंशा है? या आपको स्मृति ईरानी मैडम और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी अब आपको सवाल पूछेगी? आज हेमा मालिनी जी ने बोला संसद के बाहर कि ये अपोजिशन वाले बहुत सवाल पूछते हैं, इसलिए इनका सस्पेंशन किया। ये बोला तो जो ड्रीम गर्ल भी हमें अब डरावनी लगने लगी है, ये सर अमृतकाल में हम देखने जा रहे हैं। अभी नाना पटोले जी ने कहा कि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो इंडिया अलायंस को जीत की ओर ले सकते हैं 2024 में। मगर ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोले कि आप प्रधानमंत्री बनिए, और खड़गे साहब ने रिफ्यूज कर दिया। खड़गे साहब बोले पहले जीतने दे, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। मगर इंडिया अलायंस एक साथ आना चाहिए, बिकॉज सीपीएम केरल में राहुल गांधी जी से खुद कहा कि आप यहां से मत लड़िए, आप हमसे मत लड़िए, आप बीजेपी के सामने जाकर लड़िए। तो अलग अलग जो चीज चल रहा है वो कभी खत्म हो जाएगा और कभी एक साथ इंडिया अलायंस एक मजबूती से, बिकॉज 62% आज भी आपके पास है, सिर्फ 38% वोट शेयर बीजेपी के पास है। ये 62% आप कभी एक साथ लेके आके लड़ने के वो स्थिति में आ जाएंगे। पवार साहब, बहुत जरूरी है। इंडिया अलायंस तो बहुत मजबूत तरीके से आगे जा रहा है। ये जो 1 2 3 बातें रहती है वो मीडिया में मसाला लगा के आगे आ जाती है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को तो ये उम्मीद रखने की बात है कि मेरी पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे ग्रास रूट से जुड़े हुए इतने बुजुर्ग नेता हमारे साथ है, उनका मार्गदर्शन है, वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, यह हमारे लिए गर्व की फख्र की बात है। उसी तरह एक राहुल गांधी जैसे तेज तर्रार नरेंद्र मोदी साहब को क्रिटिसाइज करने वाले, बिना डरे, बिना झुके, बिना किसी दबाव के मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं पिछले 9 साल से, ये भी हमारे लिए फख्र की बात है। तो खड़गे साहब हो या राहुल जी हो या और कोई इंडिया अलायंस से हो, हम तो चाहते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी साहब और उनकी भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के एजेंडे पे यहाँ काम कर रही है, संविधान विरोधी डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासी, माइनॉरिटी और किसान के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ काम कर रही है, वो सत्ता से बाहर जाए, ये हमारी पहली मंशा है। हमारे यहाँ तो इतने इंडिया अलायंस में बुजुर्ग लोग हैं, शरद पवार साहब है, केजरीवाल साहब जैसे लड़ने वाले लोग हैं, स्टालिन साहब जैसे लोग हैं, खुद ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी वालों को धूल चटा के आई है। तो ये सब बहुत बड़े लोग हैं, सबके अनुभव ज्यादा है। इंडिया अलायंस में हर एक का साथ मिलके हम बीजेपी को सत्ता के बाहर जनहित के मुद्दे पर कैसे लाएंगे, इसके ऊपर ही इंडिया अलायंस का पूरा अभी फोकस है। हनुमान पवार साहब, जब पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, राहुल गांधी जी का कहना है ये इकोनॉमिक फैक्टर है। उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ा हुआ है कि ये जो बच्चे गए थे वो शायद बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। राहुल गांधी जी, मगर कांग्रेस, बीजेपी का कहना है कांग्रेस इज ऑलवेज सॉफ्ट ऑन टेरर, सॉफ्ट ऑन टेरर। 26/11 से आप देखोगे बीजेपी का आरोप है यू आर सॉफ्ट ऑन टेरर। तो बीजेपी का कहना है यू कैन नॉट कंपेयर दिस विद इकोनॉमी। राहुल गांधी जी ने स्टैटिस्टिक्स दिए। राहुल गांधी जी ने कहा करीबन 15,800 अनएम्प्लॉयड यूथ हैव कमिटेड सुसाइड 2022। राहुल गांधी जी का कहना है। राहुल गांधी जी कह रहे 13,000 बच्चे IIT IIM छोड़ दिया है, वो भी ओबीसी SC ST थे। तो राहुल गांधी जी का दिखाना है इकोनॉमी इज बैड, दैट इज व्हाई इस प्रकार के। बट बीजेपी का कहना है दिस इज अ सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, देयर बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो क्या कांग्रेस सॉफ्ट ऑन टेरर इसको दोहराता है? कभी कभी राहुल गांधी जी जो बोलते हैं सिंपैथेटिकली बोलते हैं, मगर बीजेपी का कहना है कि सॉफ्ट ऑन टेरर, नेशनल सिक्योरिटी का बात है। हाउ डू यू सी दैट? मुझे अब उर्दू का सहारा लेना पड़ेगा। जी बोलिए सर। फिरका परस्त ताकते अब हमें वतन परस्ती सिखाएगी जी। फिरका परस्त ताकते आरएसएस का देखा है आपने, सावरकर जी से देखा है हमने। अभी भी संसद में वो प्रज्ञा ठाकुर को लेके बैठे हैं जो बॉम्ब स्फोट में मालेगांव के आरोपी रह चुकी है, जो दंगे करवाते हैं, एक दूसरे को काटने की बात करवाते हैं, मंदिर मस्जिद गिराने की बात करते हैं।
इसको कहते हैं टेररिज्म, इसको कहते हैं फिरका परस्ताक्ते, दहशतगर्द इसको कहते हैं। और इनसे अब हमें देशभक्ति सीखनी पड़ेगी। अरे हमने जब वंदे मातरम कहना था तब अंग्रेज गोली मारते थे, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने सीने पे गोलियां खाई थी। अब हमें वतन परस्ती सिखाएंगे? जब तिरंगा घर पे लगाने के बाद, चरखे वाला तिरंगा जब घर पे लगाने के बाद अगर पुलिस उठा के ले जाती थी, तब हमारे तिरंगा लेके हम घूमने वाले लोग हैं। हमें अब बीजेपी वाले सिखाएंगे कि भाई आप टेररिज्म पे बात करते हो। जब संसद पे हमला हुआ था 22 साल पहले, तो हमने उनकी बात कोई जो दहशतगर्द है उसको हमने पकड़ा था, उसको फांसी पे लटकाया था। सुशील कुमार शिंदे साहब होम मिनिस्टर थे जब हमने उनको फांसी पे लटकाया था। और आपने क्या किया था? आप कंदाहार में जाके फिरका परस्त ताकतों को बाइज्जत वहां छोड़ के आए थे। वो जो डोवाल साहब है वो छोड़ के आए थे। तब कौन था परराष्ट्र मंत्री? तब कौन था होम मिनिस्टर? तब कौन था प्राइम मिनिस्टर? हिंदुस्तान के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेररिज्म, नक्सलाइट के खिलाफ हम लड़े हैं, हमारे लीडर लोगों की शहादत हुई है। सेपरेटिस्ट लोगों के लिए सामने, सेपरेटिस्ट लोगों के सामने हम लड़े हैं। खलिस्तानियों के खिलाफ हम लड़े हैं भाई। आपने खलिस्तानियों से भी हाथ मिलाया था, आपने आतंकियों से भी हाथ मिलाया था। अगर ये झूठ है तो पुलवामा में कहां से आरडीएक्स आया था, अभी तक क्यों नहीं देश को पता चला? अभी तक मोदी जी क्यों नहीं बोलते? छोटी छोटी बातों पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा मन की बात करने वाले मोदी साहब कहां से आरडीएक्स आया था पुलवामा में क्यों नहीं बताते हमें? मालेगांव में बम स्फोट होने वाले लोगों को ये संसद में लेके बैठते हैं। इनकी तो फितरत में ही नथुराम गोडसे है, जो इस देश के आतंकियों का सबसे पहला बाप है। उनका फोटो लगाने वाले, उनका पुतला लगाने वाले। अब हमें टेररिज्म पे राहुल गांधी जी ने क्या बोलना है ये अगर सिखाएंगे तो ये बहुत बुरी बात है। हाँ, इस देश के जो नौजवान है वो बेकारी से जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। वो जो 4 लड़के थे उसमें से जो एक लड़का महाराष्ट्र का लातूर का पकड़ा गया था, मेरे बाजू में ही उसका गांव है, 2-4 गांव छोड़ के उसका गांव है। तो हमारे इधर के लोग बिल्कुल दहशतगर्द नहीं है, वो देश के खिलाफ नहीं है। चारों बच्चों ने जब पकड़ा तो पहली घोषणा दी थी वंदे मातरम की, भारत माता की जय कह रहे थे, एम्प्लॉयमेंट पे बात रख रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी ऐसा कह रहे थे। और जो डायरी पकड़ी गई है हनुमान पवार साहब, जो लड़के के घर से डायरी पकड़ी गई है उसमें सिर्फ भगत सिंह का जिक्र है। जी, ये तो सब सामने आया। जो सर्च एजेंसियां काम कर रही है उन्होंने भी बोला, सरकार भी बोल रही है, मीडिया वाले भी बोल रहे हैं। तो टेररिस्ट लोग जो अटैक करते हैं, जो बम गिराते हैं, जो दंगे करवाते हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे मासूम लोगों की जान लेते हैं, उसमें और इन लड़कों में हमें फर्क करना आना चाहिए। हाँ, इस बात का राहुल गांधी जी हो या पूरी कांग्रेस हो या मैं हो, हम इस बात का कतई समर्थन नहीं करते कि जिस तरीके से उन लोगों ने संसद में घुस के वहां की जो सिक्योरिटी है उसको तार तार कर दिया, इसकी हमने निंदा ही की है। जयराम रमेश साहब हो या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या राहुल जी हो, इसकी हमने निंदा ही की है। लेकिन अगर इन बच्चों की तुलना आप टेररिस्ट पे करते हो तो आपको समझ में लेना पड़ेगा कि वो कह क्या रहे थे। लेकिन सेक्शन तो टेररिज्म का लगाया ना सर उन्होंने, यूएपीए लगाया उनके खिलाफ। जी, वो तो कन्हैया कुमार के खिलाफ भी हमारे लगाया था, वो तो लगाया था। तो यूएपीए तो जर्नलिस्ट, आप जैसे लीडर जर्नलिस्ट पे भी लगाया है। 100-150 ऐसे जर्नलिस्ट मिलेंगे जिनके ऊपर यूएपीए लगाया। तो यूएपीए कल हो सकता है कि आपको भी ये बोलना पड़ेगा कि हनुमान पवार बोल के कोई लड़का है उसके ऊपर भी यूएपीए लगाया। अब मणिपुर के हिंसा के बारे में आपके चैनल पे मैंने कुछ बात रखी थी तो यूट्यूब ने आपका भी चैनल बंद किया था। तो यूएपीए लगाना, किसी को तो देशद्रोही कहना, चले जाओ पाकिस्तान कहना, ये तो अमृतकाल में आम बातें है, ये अमृतकाल के लक्षण है। ये तो हमें सहना ही पड़ेगा जब तक ये सत्ता में बैठे। तो यहाँ पर एक चीज है हनुमान पवार साहब, आपने 2-3 चीजें कही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। जैसे कि आपने कहा नक्सलवाद के साथ आप लोगों ने लड़ाई करी, कांग्रेस ने लड़ाई करी, खालिस्तानियों के खिलाफ आपने लड़ाई करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन के खिलाफ भारत की फौज ने लड़ाई करी, मैं मानता हूं 1962 में हमारी फौज के पास पूरे हथियार नहीं थे, असला नहीं था, हम लोग अच्छी तरह मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन जहां पर हम लोगों ने अच्छी तरह मुकाबला किया वहां पर हमने चाइनीज को खदेड़ा। 3 या 4 जगह ऐसी थी जहां पर आज भी वो इलाका जो है वो भारत के अंदर है। इसके अलावा आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करते
1962 के बाद 1967 के बारे में बात करिए ना, क्यों आप लोग नहीं बात करते? रेजांग ला पास के बाद, उसके बाद चोला और नथुला पास के अंदर लड़ाई हुई, जहां पर हमारी टुकड़ी मेजर जनरल शागत सिंह के तहत उन्होंने 350 चाइनीज को मारा। 3000 चाइना की जो आर्मी थी, 3000 लोग थे, उनको खदेड़ा। आज भी नथुला और चोला पास सिक्किम में हमारे पास है। तो इसके बारे में बात करनी पड़ेगी ना आपको। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा आपके लिए? करनी पड़ेगी। हम बांग्लादेश की निर्मित के ऊपर भी बात करते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले हम लोग हैं, चीन को पीछे खदेड़ देने वाले हम लोग हैं, नक्सलाइट को जड़ से उखाड़ लेने वाले हम लोग हैं, टेररिस्ट से तो हम कश्मीर में लेकिन फिर भी ये क्या बात है? आप मेरी पूरी बात सुने सर, बात को नकारे नहीं। फिर भी क्या बात है कि हर एक कोई ये मानता है कि अगर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी के हाथ में सुरक्षित है तो वह आदरणीय सम्मानीय मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और किसी के हाथ में नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस कहीं फेल हुई है ना सर। आप अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में आप सफल नहीं हो पाए हैं। नहीं सर, लोगों को इस अपने देश की सुरक्षा किसके हाथ में है ये लोगों को अच्छी तरह से भली भांति पता है। 75 साल से लोग देखते आ रहे। लेकिन अब जो बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी के प्रवक्ता से भी आगे जाके जो कुछ मीडिया वाले नरेंद्र मोदी साहब को राष्ट्र पुरुष और विष्णु का अवतार सिद्ध करने में लगे हुए हैं, उनका ही प्रोपोगंडा है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई आतंकी हमले हुए हैं तो बीजेपी के राज में हुए। दूसरे देश में जाके आतंकियों को छोड़ के आने का पाप बीजेपी सरकार के कंधे पे है। संसद पे 2 बार उसकी सुरक्षा तार हो गई। 22 साल पहले भी और अब भी बीजेपी सरकार सत्ता में थी। तो बीजेपी और नेशनल सिक्योरिटी का कारगिल भी तभी हुआ, करगिल भी बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। करगिल भी जब वो सत्ता में थे तभी हुआ। तो ये और आर्मी कंटोनमेंट पर सर पूरा बोलने दो ना अभी। आर्मी कंटोनमेंट पर पठानकोट, नगरोटा, उरी, पठानकोट, नगरोटा और उरी, इन 3 जगह पर बीजेपी सरकार ये सबको पता है। 1 घंटे की डिबेट तो टेररिस्ट अटैक हिंदुस्तान में बीजेपी जब सरकार में रहती है तभी होते हैं, इस पे हो जाएगी। ये बीजेपी वालों को भली बात पता है, हिंदुस्तान को पता है, हमें भी पता है। लेकिन कुछ मीडिया वाले और बीजेपी के प्रवक्ता और उनका आईटी सेल जो है प्रोपोगंडा, लेकिन लोग क्यों नहीं मानते? अरे सर मेरा सवाल वही है, आप लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? मतलब आई एम शॉक्ड। कांग्रेस के पास इतना कुछ है बात करने के लिए, अपने बारे में बात कीजिए ना सर। क्यों नहीं करते हो आप? मेरी समझ के बाहर रखते हैं हम बिल्कुल रखते हैं। लोगों के सामने ये बातें अच्छी तरीके से है, बिल्कुल रखते हैं। लेकिन जब भूखमरी का सवाल आता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल आता है, जब हाथ को काम देने का सवाल आता है, किसान के उनका जो फसल है उसको बढ़ावा देने का बात आता है, एजुकेशन का, हेल्थ की बात आती है, तब हम नेशनल सिक्योरिटी पे और हमने जो किया है उसकी पीठ क्यों इतनी तपतपाए? वो तो हमारी ड्यूटी थी। जब हम सरकार में थे तो इस देश की सीमाओं का संरक्षण करना हमारी ड्यूटी थी। ये किसके उपकार नहीं किया हमने, ये हमारी ड्यूटी थी। वो देख के ही 75 साल लोगों ने हम पे विश्वास रखा था। लेकिन बीजेपी वालों को तो अब जो कुछ भी किया तो वो खुद की पीठ थपथपाने में ही लगते हैं। तो जितना टेररिज्म के ऊपर हमें बात करनी चाहिए उससे भी कई ज्यादा बात अनएम्प्लॉयमेंट पे करनी चाहिए, भूखमरी पे करनी चाहिए, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो फिर आप राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हार कैसे गए? क्योंकि मुझे तो शौक लग गया मध्य प्रदेश के रिजल्ट देख करके। 163 मतलब के क्या। और दूसरी चीज है, वो जो पोलस्टर है उसके कान में किसी ने फूंक दिया था क्या भाई 162 का आंकड़ा लगा देना। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब ये क्या है 162 163 सीटें मध्य प्रदेश में। मतलब ये कुछ समझ में नहीं। आपको समझ में आया हनुमंत पवार साहब? सॉरी प्रदीप जी, आई एम टर्निंग द डिस्कशन a little bit to the other side, but I want to know what हनुमंत पवार साहब thinks. हनुमंत पवार साहब, आपको समझ में आया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट में जो हमारी पार्टी की जो करारी हार हुई है उससे तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा झटका लगा था। ये तो हम ये यहाँ बोलने में बिल्कुल मैं हिचकिचाता नहीं कि ये उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं थी। खास करके छत्तीसगढ़ में तो हमें अभी तक वो धक्के से हम बाहर नहीं आए। लेकिन तेलंगाना में जो विजय हुआ वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन के तौर पे
हम देखते हैं। हाँ, कुछ गलतियां हुई, तीनों स्टेट में कुछ गलतियां हुई। उस गलतियों का जो परिणाम है वो रिजल्ट के दिन सामने आया था। तो पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से इसको देखती है। देखेंगे, हनुमंत पवार साहब, आपका मेन चीज है कि आपने हिंदुत्व से दूर भागे। जहां भी आप देखो, लास्ट जो लैप थे जेपी नड्डा, अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हिंदुत्व का लहर जबरदस्त। हर सभा में 22 जनवरी 12:22 में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे 550 साल के बाद। और 70 साल से इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। तो ये बार बार हर मंच पे, तो आज भी ये हकीकत है कि 22 जनवरी को होने वाला है प्राण प्रतिष्ठान। और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और पूरे संगठन उनको कहते हैं कि अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग सब साक्षी रहेंगे। इतना बड़ा सेलेस्टियल इवेंट है, तो ये इवेंट बनाने वाले हैं, बहुत जबरदस्त इवेंट बनेगा। और वहां से चुनाव का ब्यूगल भी शायद बनेगा। तो आपको हिंदुत्व को छोड़कर आप करेंगे क्या पवार साहब? राम जी हमारे लिए आस्था का विषय है। जिनके लिए वो सत्ता का विषय है, वो उनका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग भी देख रहे हैं, हम भी देखेंगे 2024 को किसके नाम पे वो वोट मांगते हैं, कितना गैर इस्तेमाल भगवान प्रभु राम का ये करते हैं, हम भी देख रहे हैं। हमारे लिए प्रभु राम आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। लेकिन हनुमंत पवार साहब, छोटी सी बात आपको बता दूं, ये मैं हर कांग्रेस के प्रवक्ता, हर कांग्रेस के नेता को बोलता हूं, सर जनवरी 22 के बाद ना मालूम है क्या होने वाला है आपको? मुझे मालूम नहीं कि आपको मालूम है कि नहीं क्या होने वाला है। चित्रकूट से लेकर के, पंचवटी से लेकर के, किष्किंधा से लेकर के, आपका नाम भी हनुमंत है, हनुमान जी किष्किंधा से ही हैं, वहां से लेकर के रामेश्वरम तक हर तीर्थ स्थान, यहां तक के मुंबई की जो बाणगंगा है वो भी, और पंचवटी जो नासिक में है वो भी, हर जगह पर विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़े बड़े समारोह रखे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शरीक होगी। और वो ये कहेंगे कि ये सांस्कृतिक इवेंट है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पॉलिटिकल नहीं है। सर आपको भी मालूम है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मुकाबला आपको बहुत अच्छे तरीके से नीतिवान तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर आप अपोज करते हैं तो एकदम आप पर उंगली उठेगी कि हमने कहा था कि ये लोग श्री राम को भी नहीं मानते। हनुमंत नहीं, हमने तो, हमारा हर कोई कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता है, हम तो भाई हिंदू धर्म पे आस्था रखने वाले हैं। हमें हिंदुत्व से, बीजेपी का जो पॉलिटिकल हिंदुत्व है, जो भगवान श्री राम जी का और उनके साथ सभी पुराणों में जो हमारे भगवान है, जो आस्था के विषय है, उनका पॉलिटाइजेशन करके अपने चुनाव के लिए वो इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, उसके विरोध में है। पॉलिटिकल हिंदुत्व से हमें कोई लेना देना नहीं। हम हिंदू है, आस्थावान हिंदू है। हमारे जो पांडुरंग है, महाराष्ट्र में कहते हैं, वहां से लेके हमारी जो देवियां है, वहां से लेके हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो हमें ये हर बार, हर दिन मीडिया के सामने जाके या लोगों के सामने इवेंट करके हमें ये बताने की बिल्कुल कतई हमारे हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो हार जाओगे सर, नहीं करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के आड़े या राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठापना हो रही है उसके आगे क्या पॉलिटिक्स खेलने जा रही है, हम गली में, गांव में, शहर में, झुग्गी झोपड़ियों में भी देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे कुछ लोग जो हमें ताल्लुक रखते हैं, हम रोज आमने सामने आते हैं, वो उधर काम करते, पता है हमको क्या चल रहा है। लेकिन हम गांव में जाके, भाई हमारा प्याज आपने जो दूसरे देश में जाने वाला था, अच्छा भाव मिलने वाला था, वो आपने बंद क्यों किया, ये मुद्दा लेके हम किसानों में जा रहे हैं। हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा लेके हम लोगों में जा रहे हैं। हमारे नौजवान को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, ये मुद्दा लेके हम लोगों में जा रहे हैं। जो पेट से, जो भूख से, जो पेट से, जो बुनियादी हमारी जरूरतें हैं, उसके ऊपर बात रख कर ही हिंदुस्तान के आवाम का भला किया जा सकता है, ना कि धर्म के, जाति के नाम पे लड़ाई करके। ये जो हमें, जब अब 138 साल होने वाले हैं कांग्रेस को, जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हो गया सर, 138 साल हो गए। वहां बैठ के जो तय किया था पहली मीटिंग में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कांग्रेस नाम रख के जो रखा था,
कि बुनियादी जरूरतों पे हमें बात रखनी है, जाति के, धर्म के, भाषा के नाम पे हमें लोगों में बंटवारा नहीं करना है, उसके ऊपर हम अभी भी अड़ी गए। 138 साल के बाद भी हम अड़ी गए, लोगों में जाएंगे, उनकी जो भूख के सवाल है, रोजगार के सवाल है, उसके ऊपर हम बात रखने वाले हैं। और जो लोगों के हित की बात करता है प्रभु राम जी उसके साथ रहते हैं, इतना तो हमें पुराण पता है, इतना तो कल्चर हिंदुस्तान का हमें पता है, गांधी जी ने बताया। बट यहाँ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि जो मराठा रिजर्वेशन है वो पूरे हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फरवरी में शायद स्पेशल सेशन बुला रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, उसका भी ऐसा इशारा दे दिया और उस स्पेशल सेशन में ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बट मनोज जरांगे पाटिल जी का कहना है कि 24 दिसंबर से आगे रुकेंगे नहीं और उनका बोले कि हम अपना एक्शन शुरू। तो आप यहाँ महाराष्ट्र में कैसे देखते हो, क्या ये ट्रिपल इंजन सरकार जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ने शिवाजी महाराज के जो पुतले के सामने कसम खाकर कहा कि मैं सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करने में हासिल मीन्स ये रहेंगे क्या सक्सेसफुल? कैसे देखते हो आप हनुमंत पवार साहब? कल लगभग इसी वक्त नागपुर के विंटर सेशन में विधिमंडल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने अपनी बात रखी। 70 मिनट वो बात कर रहे थे। उसके पहले 4 दिन से डिबेट होती जा रही थी। देखो, एक तो महाराष्ट्र में ओबीसी कम्युनिटी वर्सेस मराठा कम्युनिटी में झगड़ा लगाने का ये जो गवर्नमेंट है उसका पुरजोर प्रयास होता आ रहा है। हमने देखा है, हमने कई बार बात भी रखी कि इनके ही पुलिस मराठा आंदोलकों पे जाके बेशुमार लाठियां बरसाते हैं, गोलियां बरसाते हैं। इनके मिनिस्ट्री में बैठे हुए ही कुछ लोग जो कैबिनेट में तय होता है उसके खिलाफ बाहर आके बात करते हैं। इनके कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री ही अजित पवार साहब ही मराठा कम्युनिटी के विद्यार्थियों को पीएचडी करके क्या दिया लगाने वाले हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र का जनमानस पूरा प्रक्षुब्ध करके आपस में लगाने की पूरी प्लानिंग ये गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में की है। छगन भुजबल साहब हो, अजित पवार साहब हो, देवेंद्र फडणवीस साहब हो या एकनाथ शिंदे साहब हो, इन सब के बयान महाराष्ट्र में जो जाति में जो झगड़े लग रहे हैं उसको कम करने के बजाय उसमें तेल डालने का काम कर रहे हैं। कल हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र का अधिवेशन चालू था विधिमंडल का, यहाँ कुछ तो बोलेंगे। खुद सीएम साहब ने आपने जैसा कहा कि शिवाजी महाराज के पुतले को हाथ रख के कसम खाई थी कि 24 दिसंबर तक हम मराठा कम्युनिटी को लीगली आरक्षण, हम रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन कल उन्होंने क्या कहा कि जो मागास वर्ग आयोग है उसका रिपोर्ट आएगा, जो क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फरवरी में हम सेपरेट सेशन लेंगे और मराठा कम्युनिटी को हम रिजर्वेशन देंगे। ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि फरवरी तक इनकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इनकी कुर्सी रहेगी या रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तलवार यहाँ के जो असेंबली के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर रखी है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो जो एमएलए के ऊपर जो केस चालू है उसके ऊपर आप रिजल्ट देना है, निकाल देना है आपको। तो अब तक ये जब कहते थे कि हम 24 दिसंबर तक देंगे, पूरी मराठा कम्युनिटी हम उधर आंख लगा के बैठे थे, लेकिन कल रहे फरवरी में देंगे। हमने तो यहाँ संसद में भी हमारे बुजुर्ग लीडर ने बताया और हम भी बताते हैं कि जब तक संसद में जाके हम रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ा के नहीं लेते तब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का हक ही नहीं उठता। अगर कल कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो एक दिन में वो चैलेंज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसके ऊपर भी एकनाथ शिंदे साहब कुछ नहीं बोले। और जो मागास वर्ग आयोग की बात वो कर रहे, वो आयोग के सब लोगों ने इस्तीफे दे दिए। अब कल परसों वहां नया प्रेसिडेंट बिठाया है, उनका रिपोर्ट आएगा, पूरे महाराष्ट्र में वो सर्वे करेंगे और बाद में आरक्षण देंगे। तो हमारे महाराष्ट्र में मराठी में एक कहावत है, लबाडा गच्च अवतल खाल्ल्याशिवाय खरं नाही। झूठे आदमी ने अगर घर में खाना खाने के लिए बुलाया है तो जब तक पेट में खाना जाता नहीं तब तक उसका कुछ कहा नहीं जाता। इसके सिवा एकनाथ शिंदे साहब के उस बयान को, उनके मराठा आरक्षण को लेके जो उन्होंने बात कही उसको कोई भी महत्व नहीं है। जबरदस्त। तो जी यस, यहाँ पर जिस प्रकार से अनियन शरद पवार साहब ने आंदोलन खोला, वो पेंशन स्कीम, जो जुनाब पेंशन स्कीम लागू करने के लिए जो कांदा जो किसान है उनके समस्याओं को लेकर शरद पवार जी आगे आए, उद्धव ठाकरे जी आगे आए। तो ये इसका कोई सॉल्यूशन आपको दिखता है कि किसान
पवार साहब का कहना है कि ये सरकार ट्रिपल इंजन एंड सेंट्रल सरकार, दे आर नॉट कंसर्न, किसान से कुछ लेना देना है, किसान के हित के बारे में नहीं करते, कुछ भी सोच नहीं है। बट बीजेपी ट्रिपल इंजन का कहना है कि पवार साहब खुद एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे तो कुछ किया नहीं। तो ये कैसे आप देखते हो, कई किसान को सॉल्यूशन क्या है, किसान को जस्टिस मिलेगा क्या, किसान को इंसाफ मिलेगा क्या? नहीं, ये देखो, ये पवार साहब ने कुछ किया ना ऐसा बीजेपी वाले बोलते हैं तो बहुत आम बात हो गई। ये तो नेहरू साहब ने भी कुछ किया नहीं, यहां तक वो रट लगाए हुए रहते, तो वो बात नहीं है बीजेपी वाले क्या कहते हैं। लेकिन जो हमें दिख रहा है कि ओपन मार्केट में प्याज के दाम 45 रुपीज पर केजी चालू थे। फॉरेन में हमारा प्याज जाता था, तो इसमें आने की जरूरत सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं थी। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कहां से तो पैसा लाना और किसानों को देना। हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट में हमें 45 रुपए पर केजी प्याज को मिल रहा है, तो हमें मिलने दो। तो इन्होंने जो निर्यात होती है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, तो 45 रुपए पर केजी जाने वाला प्याज आज 16 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए किलो जा रहा है। तो 1 केजी प्याज में हमारे किसानों के 20, 25, 30 रुपए का घाटा मोदी सरकार कर रही है। एक दिन में मेरे गांव से 10, 12, 13 गाड़ियां भर के प्याज जाता है। जिस दिन वो प्याज हैदराबाद में मंडी में या सोलापुर की मंडी में जब हमारा किसान बेचता है और वापस आता है तो 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख का घाटा मोदी साहब की नीतियों की वजह से एक एक किसान को महाराष्ट्र में हो रहा है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे। वही बात इथेनॉल की, इथेनॉल बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शुगर फैक्ट्री है उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। एक तरफा पाबंदी लगा दी, आप इथेनॉल मत बनाइए, आप सिर्फ शुगर ही बनाइए। तो आप इथेनॉल, अगर हमारा किसानों के गन्ने का इथेनॉल अगर शुगर इंडस्ट्री ज्यादा भाव में बेचती है वर्ल्ड मार्केट में, तो किसानों को गन्ने को भाव देने को आता है। सरकार से हम नहीं पैसे मांग रहे, मार्केट में जो हमें पैसा मिल रहा है उसके भी आधे मोदी गवर्नमेंट आ रही है। एथेनॉल को बैन क्यों किया गया है सर, ये तो बताएं। व्हाट इज इसके पीछे मंशा क्या है? आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस। व्हाई? सर 2024 के चुनाव का ये सब नतीजा है। 2024 में चुनाव होने वाले, उसके पहले खाद्यान्न की महंगाई ना बढ़े, शुगर हो या प्याज हो, इसकी महंगाई ना बढ़े, इसलिए किसानों के ऊपर यह अत्याचार चालू है। तो जो इथेनॉल रहता है उसकी निर्मित अगर शुगर इंडस्ट्री करती है तो फिर शुगर का प्रोडक्शन कम होता है। जब शुगर का प्रोडक्शन कम होगा तो उसके भाव बढ़ने वाले, उसके भाव जब बढ़ेंगे तो जो शहरी लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबसे बड़े तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो चॉकलेट की इंडस्ट्री है उसको जो शुगर लगता है वो महंगा जाएगा। वो इनको बड़े बड़े फंडिंग देते हैं, तो शुगर के ऊपर जो चॉकलेट बिस्किट इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, उनको शुगर सस्ते में मिले, उसके बदले में इनको इलेक्शन में पैसा मिले, इसलिए हमें इथेनॉल बनाने नहीं दे रहे हैं। ये हमारा बच्चा जानता है, प्याज हो या शुगर हो, इससे भाई हनुमंत पवार साहब, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाने में जरा टाइम लगेगा लोगों को। लेकिन चलते चलते ये बता दें कि भाई इंडिया अलायंस ने ये बोला है कि अब बहुत बड़ी प्रोटेस्ट होने वाली है पूरे देश में, जिस प्रकार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित किया गया है। कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपके पास कि कहां पे होने वाली है, कैसे होने वाली है, कहां पर डेमोन्स्ट्रेशन होगी? सर 28 दिसंबर को, आने वाली 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का जो फाउंडेशन डे है जी, उसके मद्देनजर नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बीच में का शहर नागपुर में कम से कम 10 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर से इकट्ठा होने वाले हैं। इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ, किसानों के विरोध में जो ये काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, ये पूरी तरह से नाकाम सरकार के खिलाफ 28 दिसंबर को नागपुर में 10 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता आने वाले हैं। हम संसद से लेकर सड़क तक इस गवर्नमेंट को हम सवाल पूछेंगे, ये ईडी लगाए या सीबीआई लगाए या यूएपीए लगाए, ये हमारे संसद से हमारे एमपी को बाहर करे या हम जैसे कार्यकर्ताओं को जेल में डाले, हम अब रुकने वाले नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम की आवाज कांग्रेस है। Right, thank you very much, Hनुमंत पवार साहब. Great pleasure talking to you. बहुत दिनों के बाद. So you have given us a headline. Thank you so much. Thank you.
huge rally on December the 28th, foundation day of the Congress. Remember, the Congress was founded on 28th of December 1885. Right, that's it. Thank you so much. So that will be what? 138 years of the Congress. Yes. I really love that. 138 years since A.O. Hume started this debating society called the Congress, and look what it has become today. और आज की तारीख में पूरा देश देख रहा है एक्चुअली प्रदीप जी कांग्रेस की तरफ, because Congress is the only pan India party अगर आप देखें. In the south, everywhere else, it's only the Congress. And only the Congress-led opposition. Now, sir, again, you cannot have the carriage before the horse. Yes. You can't have somebody from a small regional party as the Prime Minister candidate. Nitish Kumar wants to be Prime Minister, Sharad Pawar Sahab wants to be Prime Minister, Mamata Banerjee wants to be. How can it happen? You're again destroying. We don't want the dark days of Deve Gowda, Inder Kumar Gujral, VP Singh or Chandrasekhar